कैसे हैं बच्चों आप लोग? बेटा अच्छे ही होंगे। खैर, आज का हमारा टॉपिक है बेटा वॉइस। इसके बारे में आज बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं बेटा, वॉइस दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं बेटा हम एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इसका मतलब क्या होता है? एक्टिव का वैसे हिंदी मतलब होता है बेटा सक्रिय। यानी कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट खुद ही सक्रिय हो, यानी अपना काम खुद कर रहा हो, तो वो क्या कहलाता है बेटा? वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। अब बात करते हैं दूसरा, पैसिव। अब पैसिव वॉइस, पैसिव का हिंदी मतलब होता है बेटा निष्क्रिय। यानी कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट काम खुद नहीं कर रहा हो, यानी उसमें जो भी काम हो रहा है उसको अगर सब्जेक्ट नहीं कर रहा हो, बाकी का कोई भी कर रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा पैसिव वॉइस। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने कहा कि आई टीच यू, ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस है। अब इसमें सबसे पहले तो ये पता चल करना है आपको कि इसमें काम क्या हो रहा है। काम पता करने का मतलब है वर्ब देखना। तो ये वर्ब है। अब इसका मतलब होता है बेटा पढ़ाना। इस एक्शन को पढ़ाने वाले को ये कर कौन रहा है? ये आई ही तो कर रहा है बेटा। यानी ये जो काम है उस काम को कर कौन रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है। आई यहाँ पे किस रूप में आया है बेटा? सब्जेक्ट की जगह पे आया है। तो जब सब्जेक्ट खुद एक्टिव है, यानी इस काम को खुद कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? एक्टिव वॉइस। आई बात समझ में? अब इसी बात को मैं दूसरी तरीके से कहता हूं कि यू आर टॉट बाय मी। अब यहां पर देखो, एक्शन तो वही है, यानी काम तो वही हो रहा है पढ़ाने का, लेकिन बेटा इसका मतलब यह है कि तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हो। क्या ये वाला काम ये कर रहा है? बेटा पढ़ा तो ये रहा है ना, ये थोड़ी पढ़ा रहा है, ये तो पढ़ने वाला है। तो ये नहीं कर रहा, इसका मतलब इसका जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? निष्क्रिय है, अपना काम नहीं कर रहा है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलेंगे हम पैसिव वॉइस। आई बात समझ में इतनी सी? यानी किसी भी बात को हम दो तरीके से कहते हैं। नॉर्मल सी बात यह है कि अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मैं खाना पका रहा हूँ, एक तो बात यह है, अब काम होता है बेटा पकाने का, पका कौन रहा है? मैं। तो एक्शन भी मैं ही कर रहा हूँ, सब्जेक्ट वाली जगह पर भी मैं ही आ रहा हूँ। तो ये तो हो गया एक्टिव वॉइस। अगर इसी बात को मैं दूसरे तरीके से कहता हूँ कि खाना मेरे द्वारा पकाया जा रहा है, काम सेम है, सेंस भी सेम ही है, बस कहने का तरीका बदल गया। और दूसरे तरीका जैसे ही आया कि खाना मेरे द्वारा पकाया जा रहा है, तो खाना खुद तो पक नहीं से रहा बेटा। एक्शन तो फिर भी कोई तो दूसरा ही कर रहा है ना, सब्जेक्ट थोड़ी कर रहा है उसमें। खाना सब्जेक्ट हो गया, तो वो तो निष्क्रिय है। इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस बोलते हैं बेटा। तो इतनी सी बात आई समझ में? यानी वॉइस को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इसका मतलब ये होता है कि जो भी वर्ब है, यानी जो भी क्रिया है, उस क्रिया को जो कर रहा है वो अगर सब्जेक्ट है तो वो एक्टिव वॉइस है। और अगर सब्जेक्ट उस क्रिया को नहीं कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑब्जेक्ट कर रहा है, मैं ये कह रहा हूँ अगर नहीं कर रहा है, कोई और ही कर रहा है, तो उसको बोलते हैं बेटा हम पैसिव वॉइस। इतनी सी बात आ गई समझ में? चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो बच्चों ये कुछ जनरल रूल्स हैं आपके, जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे होते हैं। तो नॉर्मल सा पहला रूल है आपका कि ए बी का मतलब बेटा यहाँ पे एक्टिव वॉइस है, और पी बी का मतलब पैसिव वॉइस है। कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दो। ये नहीं है कि उसको उठा करके आगे रखना है, उसको सब्जेक्ट बनाना है बेटा। कैसे बनाना है? वो प्रोनाउन जब मैंने आपको कराए थे ना, तो उसमें बताया था। जैसे आई का मी होता है,
ये आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है बेटा, ये आपका सब्जेक्टिव केस होता है। तो इसको इसमें बदलना है और इसको इसमें बदलना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ प्रोनाउन में मैंने करा रखी है, आप पुराना वीडियो देख लें, उसको यहाँ पे कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं बात करूँ दूसरे रूल की, उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है और हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। एक बात क्लियरली सुन लें, पैसिव वॉइस बिना हेल्पिंग वर्ब के और बिना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के नहीं बनता। आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी ही लगानी है कोई ना कोई सी, और उसके साथ में मेन वर्ब की हर कंडीशन में थर्ड फॉर्म ही आएगी, ठीक है। ये चीज़ इसके बाद में जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगा दें, उसके बाद में बेटा आप बाई लगाएं, और बाई के बाद में आपको क्या करना है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, अब उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना करके लिखना है, यानी ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा यहाँ पे, रूल नंबर पहले को फॉलो करते हैं। पहली चीज़ तो ये आती है कि सर ऑब्जेक्ट कैसे पकड़ेंगे, तो उसका बड़ा ही इजी तरीका है, आपको ऑब्जेक्ट नहीं पकड़ना, आपको वर्ब पकड़नी है। अब जैसे मैंने यहाँ पे वर्ब को पकड़ लिया, नॉर्मल सी चीज़ है, वर्ब को आराम से आप लोग पहचान सकते हो। जैसे ही वर्ब को पकड़ा, वर्ब के तुरंत बाद बिना किसी प्रपोजिशन के कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो भी आपको दिखाई दे ना, तुरंत बाद वाला बेटा उसी को आगे पकड़ लो। आप तो इसी को ऑब्जेक्ट मानो और इसी से बनाओ। डबल ऑब्जेक्ट वाले भी आते हैं, ट्रिपल ऑब्जेक्ट, भाड़ में जाने दो उनको। आप तो सीधा सिंपल चलना है हमें, शॉर्ट एंड स्वीट वे में। वर्ब मिली, वर्ब के तुरंत बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस में होगा बेटा, उसी को आप आगे ले आओ। सबसे पहले क्या करना है हमें, इस फूड को आगे लाएंगे और इसको बना दिया साहब हमने सब्जेक्ट, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है, अब इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। अब ये कैसे आएगी, क्या आएगा, वो बाद की चीज़ है। फिलहाल यहाँ पर अब ये फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। हेल्पिंग वर्ब लग गई बेटा। अब उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया बेटा कुक्ड, ठीक, यानी हमने पहला दूसरा दोनों रूल्स फॉलो कर लिए हैं। अब बात तीसरे की करते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपको बाई लगाना है। ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना, ये लगाना है लेकिन हर कंडीशन में नहीं लगाना, कुछ कंडीशन होती है जहाँ नहीं लगाना होता, वो आगे चल के हम बता देंगे आपको। अब बाई तक कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, चौथे रूल को फॉलो करना है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट क्या है भाई, ही, इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाना है। अब ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा, हिम होता है। ये आप लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो प्रोनाउन वाला जो वीडियो है बनाया हुआ आपके लिए, आप पहले बेटा उसको देख लें, ठीक है ना। तो ये आपके जनरल रूल्स थे, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम आगे लाए और ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। उसके बाद हमने बाई लगाया और बाई लगाने के बाद में हम ने एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दिया। ऊपर वाला आपका बेटा क्या है, ये एक्टिव वॉइस है और नीचे वाला आपका पैसिव वॉइस है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब बचा एक वर्ड रहेगा डेली, लास्ट में आया था, लास्ट में पटक दो इसको, तो ये यहाँ आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं, नॉर्मल वे में आराम से समझते चले जाएंगे हम। तो ये जनरल रूल्स थे 4 आपके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक चीज़ अभी बताने वाला हूँ। आगे जैसे हम बढ़ रहे हैं कि मैं आपको अकॉर्डिंग टू टेंस नहीं चलेंगे हम, टेंस तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे उसमें। क्योंकि अब आप ये बोल सकते हो कि सर टेंस कराना है, पैसिव वॉइस कराने बैठ गए, तो देखिए क्या किस तरीके से करते हैं। क्योंकि मैं अकॉर्डिंग टू वर्ब चलूँगा बेटा, ठीक है ना कि अकॉर्डिंग टू टेंस। और अकॉर्डिंग टू वर्ब चलेंगे तो टेंस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, तो वो ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है आपकी। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। तो बेटा अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, जब मैंने आपको वर्ब कराए थे तो आपसे मैंने कहा था कि बेटा वर्ब की 5 फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो अगर जिन्होंने वो वर्ब वाला वीडियो नहीं देखा है बेटा, पहले वो देख लें, तभी ये थोड़ा बहुत समझ में आएगा, नहीं तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आना। तो वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, ये चीज़ें मैं डिटेल में वहाँ बता चुका हूँ, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत डिटेल बता ही देता हूँ मैं। अब जैसे मैं एक नॉर्मल सी वर्ब लेता हूँ, जैसे मैंने लिया बेटा बी,
बी का मतलब होता है होना। बी की अगर मैं बात करूं फर्स्ट फॉर्म की, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है बेटा एच आर और एम, जानते हो आराम से, इनका भी मतलब होने से ही होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है बेटा इसकी बी की वाज और वर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसकी बेटा थर्ड फॉर्म होती है बीन, BEEN, जो आप परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं, ठीक है ना, वही बीन इसी की थर्ड फॉर्म होती है। चौथी होती है बेटा इसकी बीइंग, यानी जिसमें आईएनजी लगी होती है, ठीक है। पांचवी होती है बेटा टू बी, यानी इससे पहले टू लग जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, कोई बात नहीं। अब मैं इसके नाम भी बता देता हूँ आपको। आर का मतलब होता है बेटा रूट, ठीक है ना, यानी कि रूट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। ये तो फॉर्म है, ये फॉर्म नहीं है, यानी ये मूल शब्द है, और इस मूल शब्द के ही ये 5 रूप हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरह से मान के चलो ये अवतार हैं और ये भगवान विष्णु हैं। ये कृष्ण राम नरसिंह वगैरह जो भी अवतार होते हैं ना, वो फॉर्म ही होती हैं एक तरह से। तो ये फॉर्म है और ये आपके खुद भगवान विष्णु, यानी खुद शब्द है, ये मूल शब्द यही है। इसको हम दूसरे शब्दों में बेस फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर मैं B1 की बात करूं, इसका जो नाम होता है बेटा, उसका नाम होता है प्रेजेंट फॉर्म। ये चीज़ भी मैं आपको उस वीडियो जो वर्ब वाला मैंने कराया है आपको, उसमें बता दिया है डिटेल में। अगर B2 की बात करता हूं तो पास्ट फॉर्म, और अगर मैं बात करूं B3 की, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। B4 की बात करूं तो बेटा इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। और ये जो V5 है इसको बोलते हैं बेटा इन्फिनिटिव, ठीक है। तो ये 5 हो गए। अब आप ये पूछ सकते हो साहब ये मिले कहाँ है, नॉर्मल सी बात है। अब एक बात बड़े ही ध्यान से और शांति के साथ समझें, ये B1 ये सिर्फ बेटा एक ही टेंस में मिलती है, और उस टेंस का नाम है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट। B1 जिसमें ध्यान है ना आपको कि एक वचन करता होता है ऐसे यस लगाते हैं, लगाते नहीं बेटा, इनबिल्ट होता है। और अगर बहुवचन हो तो उसमें ऐसे यस नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में ही होता है, और फर्स्ट फॉर्म सिर्फ एक ही टेंस में यूज होती है, और वो टेंस का नाम है बेटा प्रेजेंट का इंडेफिनिट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं B2 की, तो ये भी हमें सिर्फ एक ही टेंस में नजर आती है, और उसका नाम है बेटा पास्ट इंडेफिनिट। आई बात समझ में, यानी ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म और कहीं नहीं मिलेगी आपको किसी भी टेंस में, ये सिर्फ एक ही टेंस में मिलती है और उसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट। अब बात करूं मैं थर्ड की, ये तो पूछो ही मत, ये आपकी सभी परफेक्ट टेंस में आती है, कोई सा भी हो, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, चाहे जो फ्यूचर का हो, या मॉडल के साथ में जहाँ पर हम हैव को यूज करते हैं, वहाँ पर भी ये हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में आती है। और दूसरी जगह कौन सी है, पैसिव वॉइस जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसमें भी हम हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये जो परफेक्ट टेंस है ये हैव की फैमिली से बनता है बेटा, ये कहीं ना कहीं जरूर नज़र आएगा आपको हर कंडीशन में, या तो हैज़ हैव हैड, तीनों में से कोई ना कोई दिख जाएगा आपको, ठीक है। अब मैं अगर बात करता हूँ B4 की, ये महाशय सभी कंटिन्यूअस में मिलते हैं। ये किसके साथ आते हैं भाई, ये बी की जो फॉर्म आती है ना बेटा, चाहे वो इजारम हो, चाहे वाजबर हो, चाहे बी खुद हो, फ्यूचर में ध्यान होता है आपको, बिल भी सेल भी जहाँ आता है, तो वहाँ पर आईएनजी फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं। तो कंटिन्यूअस में कोई सा भी कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का, हर जगह पर आपको ये बी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी, चौथी मिलेगी, यानी आईएनजी वाली को हम B4 बोलते हैं, और इसका नाम है बाकायदा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर मैं बात करूं B5 की, तो ये स्पेशल केसेस में आती है, हैज़ के साथ अगर आ जाती है तो बेटा ये मजबूरी व्यक्त करती है। अगर ये इजारम के साथ में आती है तो फिर निकट भविष्य की संभावनाओं को बताती है। डू डज के साथ आती है तो ये थोड़ा सा एक तरह से जोड़ देने के लिए, अपनी बात को थोड़ा सा साबित करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
ये जब मैं टेंस कराऊंगा आपको डिटेल में तब आपको बताया जाएगा उसके बारे में। फिलहाल तो आप ये समझ लें कि ये जहाँ पर भी सब हेल्पिंग वर्ब के साथ में टू प्लस वर्ब आ रही हो इन्फिनेटिव तो आपको टू बी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ओके, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बेटा बी आर, ये कहाँ मिलती है सर? तो बेटा ये सबसे पहले तो मॉडल्स में, चाहे बिल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट, कोई सा भी हो, हर मॉडल के साथ में जो मेन वर्ब आती है वो बेटा यही आती है, बी आर की रूट फॉर्म। ठीक है ना। दूसरी चीज़, अगर सेंटेंस वर्ब से ही शुरू हो रहा है जिसे हम इम्पेरेटिव बोलते हैं, वहाँ पर भी आपको कौन सी मिलती है? वर्ब की रूट फॉर्म। आगे बात समझ में कोई दिक्कत नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं बेटा। जैसे मान के चलो, अब मैंने ये चीज़ें क्यों बताई हैं आपको, पहले इसको और समझ लो। मेरा कहने का सीधा सा तात्पर्य बस इतना सा है बेटा कि अगर ये चीज़ें ना आपको एक्टिव वॉइस में नज़र आए, किसमें? एक्टिव वॉइस में, जैसे बी आर, B1, B2, B3, B4, B5, ये आपको पता करना है वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो आपको क्या करना है? पैसिव वॉइस में आपको इनका यूज करना है, क्योंकि कोई भी पैसिव वॉइस बिना बी के आए, ये इसकी फैमिली है, और इसकी फैमिली का अगर कोई मेंबर पैसिव वॉइस में नहीं आ रहा है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो आपको हर कंडीशन में इनमें से किसी न किसी एक को तो लेना ही लेना है। ठीक है सर? ओके सर। अब आप और आगे बढ़ते हैं। अब दो प्रणाली डू और डस, ये आते हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्यों भाई, आते नहीं आते हैं? लेकिन बेटा ये पैसिव वॉइस में अलाउ ही नहीं है, एज ए हेल्पिंग वर्ब हम इन्हें यूज नहीं करेंगे, बल्कि इनकी जगह पे हम एज-आर-एम का यूज़ करेंगे, एज ए हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं, एक और है भाई साहब डिड, क्योंकि ये भी इसी की कुनबे का ही है, तो बेटा हम इसका भी यूज नहीं करते हैं पैसिव वॉइस में, बल्कि इसकी जगह पर भी हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे? वाज और वर का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा और कहीं पर भी हम हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंजमेंट नहीं करते हैं, ये जो पीछे वाले हैं। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब वही रहती है, बस आपको पैसिव है मोर लगाने के लिए एक तरह से मान लो बीन लगानी है, बीइंग लगानी है, या फिर टू भी लगाना है। अगर मॉडल है तो आपको बी लगाना है। इसी से ठप्पा लग जाएगा कि हाँ भाई पैसिव बना दिया हमने। आगे बात समझ में? वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, एक नोट और डाल लें यहाँ पे। वो नोट क्या है? तो बेटा वो नोट ये है कि आप ना कभी भी जब आप पैसिव वॉइस बनाएं तो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है ना बेटा, कि सेंटेंस का ना तो नेचर बदलो और ना ही टाइप। ठीक है ना, कभी नहीं बदलना है आपको। एक मिनट बेटा, थोड़ा डिस्टरबेंस है। तो बेटा मैं आपको बता रहा था अभी पिछले वीडियो में, हम नोट तक पहुंच गए थे, तो ये नोट क्या है उसको समझते हैं। तो बेटा नोट ये है कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, तो आप ना एक काम कभी मत करना कि कभी भी एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है ना, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का ना तो कभी नेचर बदलना, आई बात समझ में, न कभी टाइप बदलना और न कभी टेंस बदलना। ये तीनों ही चीज़ें मत बदल देना। अब आप कहोगे सर ये मामला क्या है, समझा तो दो जरा। समझने वाली बात ये है कि अगर एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है, जैसे मैंने लिखा कि आई एम
टीचिंग यू। ठीक है, ये कैसा सेंटेंस है भाई? ये एक्टिव वॉइस है। सेंटेंस कैसा है? एफर्मेटिव है ना, यानी सकारात्मक। तो बेटा इसका पैसिव भी जब हम बनाएंगे ना तो वो भी सकारात्मक ही बनाएंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ आपसे। अगर यही ऐसा होता कि ये एम यहाँ नहीं होता, और अगर ये ऐसे आता कि एम आई टीचिंग यू और लास्ट में होता इंटरोगेटिव मार्क, तो आप क्या करते? आप यहाँ पर भी जब शुरुआत करते ना पैसिव वॉइस की, तो उसको भी आप इंटेरोगेटिव भी बनाते। और जैसे ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, वो भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होता है। ठीक है ना। अगर ये डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता, वाई एम आई टीचिंग यू, मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो ये पैसिव वॉइस जब बनाते हम तो वो भी डब्ल्यू एच वर्ड से ही शुरू होता। कहने का मतलब ये है कि हम ना तो टाइप बदल सकते हैं, दूसरी चीज़ ना ही टेंस बदल सकते हैं बेटा। यहाँ पर इज आर एम है तो इज आर और एम इनको तो आपस में बदल सकते हैं हम, कि इज की जगह आर हो सकता है या एम हो सकता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्योंकि पीछे से लेकर के हमें बेटा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ये चीज़ आप जानते हो अच्छे से। तो ये चीज़ तो हम कर सकते हैं, लेकिन कभी भी टेंस मत बदल देना। ठीक है। दूसरा, ना ही आपको टाइप बदलना है ना ही नेचर बदलना है इसका। जैसा वो एक्टिव वॉइस है वही नेचर आपको पैसिव वॉइस के सेंटेंस का रखना है। कहने का मेरा मतलब बस इतना सा था इस नोट का, लेकिन ये मतलब बहुत, अगर देखा जाए तो बहुत ही सेंसिटिव भी है। तो इस बात को भूलना मत कभी भी, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको अलग अलग नहीं कराऊंगा कि अब मैं नेगेटिव बनाने बताऊं फिर आपको इंटेरोगेटिव बताऊंगा। सारी चीज़ों में एक साथ ही लेकर के चलेंगे। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं।